सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जौलजीबी का मेला हमारी एक अनमोल धरोहर है। जौलजीबी मेले से जहां लोगों को रोजगार मिलता है तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल से हमारे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। सीएम धामी ने कहा कि मेले हमारी परंपराओं को संजोने और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश आने के बाद वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी मेला शुरू हो गया है। ये मेला भले ही आज व्यापारिक मेले के रूप में विख्यात है, लेकिन इसका आगाज 1871 में धार्मिक मेले के तौर पर हुआ था। कई दशकों का सफर पार करने के बाद में जौलजीबी मेले का स्वरूप भी काफी बदल गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दशकों से जौलजीबी मेले को इंटरनेशनल व्यापारिक मेले की पहचान मिली है। इस मेले का आगाज भले ही राजा पुष्कर पाल ने किया हो, लेकिन इसे व्यापारिक पहचान दिलाने का काम विक्रम और गजेंद्र पाल ने किया था। साल 1938 से 1947 के बीच मेले का संचालन अंग्रेजी हुकूमत ने भी किया था, लेकिन बाद में अस्कोट रियासत का भारत में विलय होने पर पाल राजवंश ही इसको आयोजित करता रहा। मेले के महत्व को देखते हुए 1975 में यूपी सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। तभी से पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ये मेला तो बहुत ही पुराना है। बेसिकली इसको ये उस जमाने में जब रियासत हुआ करती थी तब ये मेला यहाँ पे सिर्फ जानवरों का मेला माना जाता था। उसमें घोड़े आते थे, याक आती थी, मतलब गर्म कंबल वगैरह आते थे। साल 1962 से पहले तिब्बत के व्यापारी भी इस मेले में शिरकत करते थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती व्यापारियों का यहाँ आना पूरी तरह बंद हो गया है। आज इस मेले में भारत के साथ ही नेपाल के व्यापारी भी शिरकत करते हैं, लेकिन दशकों का सफर पूरा करने के बाद अब मेले का स्वरूप भी काफी बदल गया है। आलम ये है कि जो मेला कभी इंटरनेशनल व्यापार के लिए जाना जाता था, आज वो इतिहास को संजो कर रखने का जरिया बन गया है। जौलजीबी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि जिलाधिकारी से इसका एक डिटेल मांग लेंगे और इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप 15 लाख आप दे दीजिए तो 10 लाख मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा 25 लाख में हमारा जौलजीबी का बेहतरीन मेला हो जाएगा। साल 1962 के बाद जौलजीबी मेले में तिब्बती व्यापारियों का आना बंद हुआ तो 2020 से भारत चीन व्यापार पर लगी रोक के चलते यहाँ तिब्बती सामान आना भी बंद हो गया। इस मेले ने जहाँ बॉर्डर के एक छोटे से इलाके को बड़ी पहचान दिलाई, वहीं ये मेला भारत, तिब्बत, नेपाल और पाल राजशाही की साझा संस्कृति का प्रतीक भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव में गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए वोट मांग रहे हैं। सांसद बलूनी ने आज ऊखीमठ मंडल के परकंडी शक्ति केंद्र के परकंडी बूथ पर बीजेपी के लिए प्रचार किया और इसके साथ ही बलूनी ने ऊखीमठ की ग्राम सभा पाव में जनता से वोट की अपील की। वहीं उपचुनाव में प्रचार कर रहे अनिल बलूनी ने बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौड़ में नहीं है और केदारनाथ में हुए कामों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को अलग अलग जगह पर प्रचार किया और महेंद्र भट्ट ने सतेरा खाल, दुर्गाधार, चोपता में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के इस चुनाव में बड़े अंतर से जीत की बात कही है और केदारनाथ उपचुनाव के लिए अब सिर्फ 4 दिन का प्रचार बाकी है।
केदारनाथ उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अगले बुधवार को पोलिंग होनी है और प्रचार के आखिरी राउंड में भी वोटर मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। देखिए केदारनाथ से ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम हिंदू आस्था का प्रतीक है। हर साल दर्शन के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्हीं श्रद्धालुओं पर केदारवासियों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। बेसिक सुविधा के मुद्दों के अलावा यहाँ यात्रा भी मुद्दा है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत, यूकेडी के आशुतोष भंडारी और पत्रकार से नेता बने त्रिभुवन चौहान मैदान में है। लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी है। केदारनाथ उपचुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच पे है। यहाँ पर वोटर खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज और जो बीजेपी ने, सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने खासकर केदारनाथ वैली में जो रिकंस्ट्रक्शन के काम किए हैं उसको फायदा मिलेगा। बद्रीनाथ चुनाव हारने के बाद यहाँ पर बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता फिलहाल आमने सामने हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। 2013 में आई हिमालयन सुनामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ घाटी में पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। पीएम खुद कई बार केदारपुरी आए। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी विधायक शैला रानी जीती। उनके निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए केदारनाथ जीतना प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ समय पहले बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने वाली कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी यहाँ संगठित है, सब कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं और निश्चित रूप में लोग सब जानते हैं, क्योंकि जो विरोधी थे वो तो कहते रहे भाई मेरी सरकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सरकार उनकी अब भी नहीं है, कुछ वो अब कर नहीं पाएंगे। तो लोगों की समझ में आ गया है कि इस समय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। मोदी जी की साधना का स्थल है, इसको यहाँ से भाजपा को विजय बना के भेजना है और यहाँ कमल खिलाना है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है ही, इसलिए कह रहे हैं कि मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि केदारनाथ विधानसभा के साथ जिस प्रकार से सरकार ने भेद किया, यात्रा का मामला हो, केदारनाथ मंदिर में चढ़ाया गया सोना जिस प्रकार से पीतल हुआ हो, या केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की बात रही हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है। दोनों पार्टियां वोटर्स के आगे पीछे घूम रही हैं, लेकिन वोटर हैं कि उपचुनाव को लेकर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेस के मनोज रावत जहां एक बार के विधायक रहे हैं, वहीं बीजेपी की आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रही। इच्छा क्या है, बेरोजगारी बच्चा है, उसको रोजगार मिलेगा तो हमको सुविधा मिलेगा। माँ बाप को वही होना चाहिए। लिखिए पढ़ा बच्चा है, वो बेरोजगारी है। यहाँ तो केदारनाथ जी भी हैं, साल भर यात्रा चलती है। यात्रा चल सबको नहीं है, यहाँ यात्रा तो चलती पर सबको नहीं है। कहीं बाहर का लोग का ये आती करी जाती, वहाँ के लोग को पूछ कौन करते? गढ़वाली लोगों को कोई पूछ नहीं करते। वास्तव में ये तो मोदी के नाम पर जो वोट बीजेपी को पड़ी, वो मोदी के नाम पर पड़ी है। अब देखो आशा नौटियाल जी 2 बार विधायक रही, यहाँ से रह चुकी हैं। मनोज रावत जी विधायक रह चुके हैं और अभी भी बोले हमें एक मौका दे, या तो हमें ये बेवकूफ बना रहे हैं। और अब मोदी के नाम पर जो वोट पड़ी हकीकत तो ये पुराने उन्हीं के नाम पे पड़ी है, हकीकत बोले हम जी। इस समय तो जनता, अब इस समय तो कांटे की टक्कर होने वाली, निर्दलीय भी कम नहीं है इनमें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को वोटिंग के बाद अगले शनिवार रिजल्ट आएगा। अगले करीब 120 घंटों में तय हो जाएगा बाजी किसके हाथ लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ ऊखीमठ से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। केदारनाथ में बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। आशा नौटियाल का कहना है कि सरकार ने केदारनाथ में कई विकास काम किए हैं और जनता बीजेपी के साथ में है, लिहाजा उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। वहीं न्यूज 18 ने आशा नौटियाल से केदारनाथ उपचुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। केदारनाथ उपचुनाव के कैंपेन के लिए अब कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में हमारे साथ है बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल, जो 2 बार की पूर्व विधायक रही हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका आशा जी न्यूज 18 पे। आप दिन भर की कैंपेन करके आई हैं, इस ठंड में आप हमसे बातचीत कर रही हैं। कुल मिला के आपका जो अभी आप कैंपेन कर रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको?
देखिए, मैं जहाँ भी जा रही हूँ गाँव में बहुत महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा सबका जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे साथ जुड़ रहा है। और निश्चित तौर पर वो जन सैलाब कहीं न कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को लेकर जो लोगों में संतुष्टि है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो निश्चित तौर पर उसके कारण ही वो जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, ये सीट क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, यूं है जैसे लोकसभा में जब फैजाबाद का चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी हार गई थी, उसी में अयोध्या भी आता है तो एक बड़ा मैसेज गया। फिर बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ, वहां भी ये स्थिति रही। केदारनाथ में क्या आप ये प्रेशर फील कर रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। पता नहीं वहाँ फैजाबाद की क्या परिस्थिति रही, बद्रीनाथ की भी कोई अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए जुड़ रहे हैं। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण हो रहा है और उसके अलावा यहाँ जो ऑल वेदर रोड हुई है उससे बहुत अधिक संख्या में यात्रियों का आवागमन हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जनपद के बहुत सारे युवाओं को केदारनाथ में रोजगार भी मिला है। कांग्रेस के जितने नेता हैं, तमाम बड़े नेता गोलबंदी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो मतलब कांग्रेस का तो काम ही वही है और वहाँ तो जितने लोग हैं, जितने नेता हैं उतनी पार्टी है, तो निश्चित तौर पर विघटन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी और जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। केदारनाथ विधानसभा के साथ पूरी यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार में उनकी तरक्की हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल, जिनका मानना है कि परिस्थिति कुछ भी हो, केदारनाथ में इस बार बाजी बीजेपी के हाथ पे लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए केदार वैली से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह गैरसैंण विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और साथ ही गुणवत्तापूर्ण का ध्यान रखने का निर्देश दिया। वहीं मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम ने लोगों से मुलाकात की और कराए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण में हमारी सरकार विकास के साथ सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। गैरसैंण में भू कानून पर मंथन हुआ, पर उत्तराखंड में मामला सिर्फ कड़े भू कानून तक नहीं है, बल्कि भू माफिया और उनसे जमीन छीनने का भी है, जो पैसे के दम पर पहाड़ कब्जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को भी टारगेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इस हाल के लिए पटवारी से लेकर डीएम कमिश्नर को जिम्मेदार मानते हैं, जिनसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राज्य के अंदर जो जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, जमीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई हैं उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। बुधवार को भू कानून की बैठक के बाद ये मैसेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। ये मैसेज एक्टर मनोज वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजा भैया की पत्नी जैसे उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने पहाड़ में जमीन ली खेती किसानी के नाम पर, लेकिन काम नहीं किया। बाहर से आकर उत्तराखंड की जमीनों को कब्जाने और बर्बाद करने का खेल जमकर हुआ है। किसान और कारोबारी बनकर रईसों ने बड़ी बड़ी जमीनों को हड़पने तक का काम किया है। अब खास तौर पर नजर पहाड़ी जिलों के डीएम पर है। उनकी रिपोर्ट से ही पता लगेगा कि किस पहाड़ी जिले में कितनी जमीन बाहरी लोगों ने ठिकाने लगाई है। राजस्व परिषद में काम कर चुके सीनियर IAS SS पांगती के मुताबिक जिलों से रिपोर्ट मांगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जमीनों को बेचने में पटवारी गड़बड़ करते हैं, तो डीएम कमिश्नर के पास पड़ताल की फुर्सत नहीं होती। इसलिए भू कानून से ज्यादा जरूरी पटवारी सिस्टम बदलने की है। भू कानून को छोड़ो,
तुम ये कहो केवल कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करो, आज क्यों नहीं हमारे अधिकारी जाके पड़ताल करते हैं? पड़ताल शब्द सुना नहीं इन्होंने, हम करते थे उस जमाने में पड़ताल, गांव-गांव में जाते थे, खेत में खड़े, नियम था, सरकार हमसे जवाब मांगती थी, तुमने अपने कार्यकाल में कितने खेतों का मुआयना किया? एसएस पांगती के मुताबिक कृषि और राजस्व के कानून बनाने का हक राज्य को है, लेकिन हिमाचल जैसा कानून लागू होने का भी अब उत्तराखंड में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जमीन खरीदकर कई बाहरी लोग उत्तराखंड के किसान बन गए हैं, जबकि हिमाचल में वही किसान है जिसकी हिमाचल में पुश्तैनी जमीन है। परिभाषा में उन्होंने ये दिया, कृषक वही कहलाएगा, इस परिप्रेक्ष्य में कृषक वही कहलाएगा जिसके नाम पर हिमाचल प्रदेश में पहले से कृषि भूमि दर्ज। तो अब कृषि भूमि का जो हिमाचल प्रदेश में जो लागू है उसी प्रकार यहाँ लागू भी होता है, वो निरर्थक है कि जितना नुकसान होना था हो गया। बाहर के लोग जितने आने थे आ गए, अब यहाँ पर उतनी कैपेसिटी नहीं है, अब बाहर के लोगों को भी यहाँ खपाने की कैपेसिटी नहीं रही हमारी। बाहुबली राजा भैया की पत्नी एक्टर मनोज वाजपेयी जैसे मामले में तो एक्शन हुआ, लेकिन उन पर कैसे एक्शन होगा जो पैसे पटवारी और अफसर की आड़ में बाहरी से पहाड़ी बन गए? ऐसे लोगों की पहचान के साथ उन पर कार्रवाई करना सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य में छात्र संघ चुनावों को लेकर अब छात्रों ने सरकार के 23 अप्रैल के सरकारी आदेश को चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट की जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सरकार के जीओ के जरिए छात्र संघ चुनाव में बाध्यता पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया है और पूछा है कि क्या सरकार किसी आदेश से लिंग 2 की सिफारिशों को बांध सकती है। शासनादेश के माध्यम से छात्र संघ चुनाव कराने की डेडलाइन तय की हुई है, जबकि लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड हैं, उनमें स्पष्ट प्राविधान है कि छात्र संघ चुनाव को नियंत्रित सिर्फ केंद्र सरकार के अधिनियम, राज्य सरकार के अधिनियम या विश्वविद्यालय के किसी स्टैट्यूट से किया जा सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता, जो कि शासन ने पारित किया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की ने आईडीपीएल इलाके में मेले के दौरान छेड़छाड़ का आरोप दूसरे मुस्लिम शख्स पर लगा दिया, जिसके बाद में पुलिस ने मेरठ के रहने वाले शादाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन कार्यक्रम के तहत 15 नवंबर को कोटद्वार के बोक्सा जनजाति के लोगों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का जनमन कार्यक्रम कोटद्वार में हल्दूखाता इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि कोटद्वार के हल्दूखाता इलाके में बड़ी संख्या में बोक्सा जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। ठंड के दिनों में मैन एनिमल और साथ ही इंसान और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशेषकर तराई के इलाकों में ये घटनाएं ज्यादातर सामने आती है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए तराई में वन विभाग खास तरह के इंतजाम करने जा रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट फॉरेस्ट की इस वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस वैन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। ये एक्सप्रेस वैन नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे खटीमा, किलपुरा और सुरई रेंज के 73 गांवों में घूमेगी और एक फिल्म के जरिए गांव वालों को जंगली जानवरों से बचाव के उपाय बताएगी। जी, उत्तराखंड जो है जैव विविधता से भरपूर राज्य है। इसमें उत्तराखंड जैसे टाइगर में देश में तीसरे नंबर पे, हाथी में भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव देखा जाता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी राज्य में होते रहते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ स्टेप्स लेके उसको बचाया जा सकते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से 30 दिन का एक कैंपेन के फॉर्म में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे। दरअसल ठंड के दिनों में जंगली जानवर आसान शिकार की तलाश में इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं। ऐसे में इंसानों का जंगली जानवरों से सीधा टकराव हो जाता है। कई इंसानों की जान भी चली जाती है, जिसकी चिंता सरकार को भी है। वन्य जीव संरक्षण के लिए पूरे देश में और दुनिया के साथ कटिबद्ध है।
ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। संख्या बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं फिर मानव और वन्य जीवों में संघर्ष होना लाजमी है। ये कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए और संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाए। विशेषकर फॉरेस्ट का वेस्टर्न सर्कल खूंखार जंगली जानवरों से भरा हुआ है। अकेले वेस्टर्न सर्कल में 242 बाघ मौजूद हैं। यही नहीं, गुलदार और हाथियों की भी अच्छी खासी संख्या है। कभी कभी इनका सामना सीधे इंसानों से भी हो जाता है। ऐसे में जंगली जानवरों के हमले से कैसे बचें, इसके गुर सीखना बेहद जरूरी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, जिनमें से एक पक्षी है आइबिस बिल। ये एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत कम संख्या में नजर आता है, जिसे देखना पक्षी प्रेमियों के लिए बाघ देखने से भी ज्यादा पसंदीदा होता है। रामनगर के आसपास के जलाशय इन दिनों मेहमान परिंदों से गुलजार है। यहाँ के कोसी बैराज में रूडी शेल डक दिखाई दे रही है, तो कोसी नदी में ही गार्जिया के पास आई बिस्बिल के भी दीदार हो रहे हैं। लेकिन ये अभी एक ही पहुंची है। माना जा रहा है कि इस बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ का देर से गिरना इसका कारण हो सकता है, जिससे वहाँ का तापमान इतना ठंडा नहीं हुआ होगा। हालांकि आई बिस्बिल यहाँ बीते सालों में 3 से 5 तक पहुँचती थी, जबकि इस बार ये अभी तक अकेली ही देखी गई है। ये प्रवासी पक्षी है और खासतौर से जो प्रवास का मुख्य वजह होती है वो जलवायु परिवर्तन होती है। तो इस वर्ष क्योंकि अभी बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ी है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो ठंड कम पड़ने की वजह से मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर बर्फ़ वगैरह नहीं जमी होगी, बर्फ़ नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से संख्या में इनकी कमी देखी जा रही है। हमने 1, 2, 3 कभी कभी 5 भी देखी हैं, लेकिन इस वर्ष अभी जब तक हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं एक दिखाई दे रही है। मेहमान परिंदों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को आई बिस्बिल देखने की बड़ी चाहत होती है। ऐसे में यहाँ इन परिंदों के दीदार के लिए पक्षी प्रेमियों का जुटना भी शुरू हो गया है। आइबिस बिल एक हमारा माइग्रेटरी पक्षी है जो खासकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर दिखती हैं। और इस बार हम गर्जिया मंदिर के आसपास भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने वीडियो कैप्चर किए थे जो अभी वायरल हो रहे हैं। आइबिस बिल देखने के लिए देश विदेश से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पक्षी है जिसको हर एक बर्डर का चेकलिस्ट में होता है, तो उसको देखने खासकर यहाँ कॉर्बेट या रामनगर के आसपास आते हैं। कॉर्बेट में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं पक्षी प्रेमी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार भी बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भव्य ढंग से दीपोत्सव मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हर की पैड़ी हजारों दियों से जगमगा उठी और गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा आरती के बाद में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर हजारों दिए जलाए। इस दौरान आसमान में आतिशबाजी भी की गई और हर साल कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद में देवताओं ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया था। इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और रुड़की में एक बड़ा हादसा हो गया है। बेकाबू कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए हैं। शादी समारोह में जा रहे थे सभी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में हादसा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, 5 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेकाबू कार की डिवाइडर से टक्कर हो गई थी, जिसमें 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है और 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।